गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। और अब से क्या हाल चाल? सब ठीक है? रिवीजन करके आए हो ना? हाँ, तो मैं तो आशा करता हूँ कि तुमने रिवीजन कर लिया होगा, तुमको सब चीज़ समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो सीधा कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो तुमको डायरेक्ट कॉल करके कोई भी दिक... 2 मिनट रुक जाओ। तो कोई भी दिक्कत होगा आपसे, तुम बच्चों को एक आपसे कोई भी, तो तुम क्या करते हो, कॉल कर से पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर जो 18 हम लोग कल पढ़ रहे थे उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, कल हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था काफ़ी अच्छे से, तो आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप पार्ट 2 जाके पहले देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको A to Z आपको इस साइंस चैप्टर के आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने 1 ही घंटे की, हर पार्ट 1 में पार्ट 2 में 1 ही घंटे की वीडियो बनाया है। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने कि धमनियाँ क्या होती है, सीरा क्या होती है। आपको अब से आपको पता होगा, मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ, रिवीजन करवा लेता हूँ 2 मिनट में। धमनियाँ किसे कहते हैं और सिराएँ किसे कहती हैं? धमनियाँ किसे कहते हैं बच्चों? जो धमनियाँ किसे कहते हैं? जो हृदय से क्या खून लेके जाती है पूरे बॉडी में, उसे धमनी कहते हैं। ठीक है, मैंने कल पढ़ाया था कि जो हृदय से, मतलब जो हृदय से, हृदय में खून रहता है बच्चों। ठीक है, हृदय में क्या होता है कि खून का पंप करता है। आपको पता है कि हृदय में जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं, हृदय से जो ध्वनियाँ पूरे शरीर में लेके जाती है उसे कहते हैं, हृदय से जो मतलब खून लेके जाता है पूरे शरीर में उसे कहते हैं धमनियाँ। और सिराएँ किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे सिराएँ दे रखा है, जो पूरे शरीर से खून जो है हृदय में लेके जाता है उसे कहते हैं सिराएँ। देखो यहाँ पे लिखा है, हृदय से शरीर के सभी भागों में लेके जाता है धमनियाँ खून। ठीक है, और शरीर के सभी भागों से जो खून होता है हृदय में लेके जाता है उसे कहते हैं सिराएँ। ठीक है, तो कल हमने पढ़ाया था। अब देखो इसी के पीछे लगा देगा महाधमनी, महासिराएँ। ठीक है, तो आप समझ जाना कि महाधमनी किसे कहें। महाधमनी मतलब जो बहुत बड़ी, वो जो हमारा पाइप होगा अंदर जो खून ले वगैरह लेके जाता है, उसे में लिख देगा महाधमनी। देखो यहाँ पे बस महाधमनी लिख देगा तो समझ जाना कि धमनी का क्या कार्य है, वही बड़े स्तर पे महाधमनी करती है। ठीक है, जो सिरा काम करती है वही बड़े स्तर पे कौन करता है, लिख देगा महासिरा। तो आप ये सब घबराना मत। ठीक है, बस पीछे वाला जो हेडिंग है सिरा और धमनिया, बस उसको याद करना। ठीक है, ये हृदय स्पंद जो हार्ट बीट है कल मैंने पढ़ाया था, हृदय स्पंदन। ठीक है, तो चलो इसके आगे देख लेते हैं। ये स्टेथो इसको अगर पढ़ा देते कि ये डॉक्टर आप इसको कहते हैं आला, हमारे गांव में तो इसको आला कहते हैं। क्या करते हैं इसे, मतलब हार्ट बीट चेक करते हैं, आपके हृदय की गति चेक करते हैं बच्चों। तो इसे हार्ट बीट या पल्स रेट भी इसको कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, हार्ट बीट क्या कहता है, हार्ट बीट क्या होता है, जो हृदय की धड़कन होती है। पल्स रेट क्या होता है कि जो आपके नाड़ी में, नाड़ी देखो पल्स रेट किसे कहते हैं, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, नाड़ी धड़कन, नाड़ी धड़कन में जो आपके हैंड पे होता है, देखो यहाँ पे ये होता है पल्स रेट बच्चों। ठीक है, ये अगर इसको कहते हैं नाड़ी धड़कन, नाड़ी ये कहते हैं ना कि नाड़ी कलाई कह सकते हैं इसको, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 है ये। ठीक है बच्चों, कल मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया था, ये पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए विलियम हॉर्वे की कहानी पहले समझते कि विलियम हॉर्वे कौन थे। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। रक्त संचार की खोज विलियम हॉर्वे ने, रक्त संचार देखो रक्त संचार, इस चैप्टर का नाम क्या है, रक्त संचार। रक्त परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में जब ब्लड जो होता है घूमते रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे कहते हैं रक्त परिसंचरण। जो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो गति करता है उसे कहते हैं रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी बच्चों? विलियम हॉर्वे ने। इसका मतलब क्या हुआ, खोज यार, आप कहेंगे यार खोज कैसे की? खोज का मतलब क्या, रक्त परिसंचरण तो पहले से हो रहा था, लेकिन इसको कैसे पता चला कि हमारे शरीर में खून जो है इधर से उधर दौड़ता है? तो सबसे पहले विलियम हॉर्वे ने खोज की थी कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, गति करता है, उसे कहते हैं रक्त परिसंचरण बच्चों। ठीक है, तो कौन थे? विलियम हॉर्वे, याद रख लेना। 1578 से 1657 नामक एक डॉक्टर थे। 1578 में इनकी जन्म हुआ था और 1657 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नामक एक डॉक्टर ने खोज की थी, जो अंग्रेज थे। इन्होंने खुद के शरीर पर प्रयोग करके समझने की कोशिश की कि शरीर में खून एक बंद चक्र में बहता है।
सिराओं में खून अंगों से हृदय की तरफ धमनियों और इसके विपरीत दिशा बहता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों, सिराओं में खून अंगों से हृदय की तरफ। तो सिरा किसे कहते हैं, मैंने बताया था कि जो अंगों से, पूरे अंगों से हृदय की तरफ जो खून लेके जाए उसे कहते हैं सिरा। और जो धमनियाँ किसे कहते हैं, जो हृदय हृदय से पूरे अंगों में से खून लेके जाए उसे कहते हैं धमनियाँ। ठीक है, इसके विपरीत दिशा में बहता है। ठीक है। हार्वे ने खून को एकल तत्व माना, परंतु हम ये जानते हैं कि खून एक तत्व नहीं बल्कि कोई पदार्थों का मिश्रण है। तो बच्चों जो ब्लड होता है, वो खून जो होता है वो एक तत्व नहीं होता है, बहुत सारे तत्वों का मिश्रण होता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, बहुत सारे तत्वों का क्या होता है, मिश्रण होता है। फिर भी हार्वे की खोज एक महत्वपूर्ण बौद्धिक उपलब्धि थी। इनके जीवन का अंतिम भाग भाग दुखद रहा। इनका 79 वर्ष की उम्र में 3 जून 1657 को निधन हो गया। इसी प्रकार हार्वे महोदय ने खून के परिसंचरण के बारे में हमारी समझ बढ़ाई थी। तो बच्चों ये बहुत ही बड़ा महान कीर्ति था। मतलब देखो, कोई भी कार्य जब पहले पहली बार होता है ना, तो बहुत ही उसको मतलब बहुत ही उसको आदर सत्कार किया जाता है, आदर सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो खोज किसी ने पहली बार किया है। वो मतलब मनुष्य के जगत में, मनुष्य पूरे इतिहास में पहली बार किसी ने बताया था कि जो हमारा खून है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य करता है बच्चों। ठीक है, तो कौन थे, विलियम हार्वे। आपको याद रखना है कि विलियम हार्वे का जैसे ही नाम आएगा तो किसने खोज की थी, रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो खून इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा क्या होता है, गति करता है। उस गति का सबसे पहले किसने पता लगाया था, तो विलियम हार्वे। उसको रक्त गति भी कह सकते हैं, तो रक्त परिसंचरण भी कह सकते हैं। आपके एग्जाम में कुछ भी दे देगा, कह देगा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। ठीक है, कह देगा कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, लिख देगा एग्जाम्पल में एडिसन लिख देगा। ठीक है, हेनरी लिख देगा, विलियम हार्वे, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विलियम हार्वे। ठीक है, इनकी ये सब डेट मृत्यु ये सब याद मत करना, बस ये याद करना कि इनका क्या योगदान है विज्ञान में। ठीक है, चलो ठीक है। सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता है बच्चों, आपको पता है, मैंने कल बताया था उस दिन, इससे पिछले वाले चैप्टर में, कि इससे मुझे याद नहीं है कौन सा चैप्टर है, लेकिन बताया था कि सभी सभी जानवर सांस भी नहीं लेते हैं बच्चों। ठीक है, सभी जानवरों में फेफड़ा भी नहीं होता है, आपको बताया था। कुछ जानवर जो होते हैं त्वचा से सांस लेते हैं, वैसे एक मैंने बताया था। तो वही देखो, सभी जानवर रक्त नहीं पाया जाता है, जरूरी नहीं कि सब जानवर में रक्त पाया जाए। जैसे स्पंज और हाइड्रा। ठीक है, स्पंज और हाइड्रा, इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, नोट कर लेना कि किस जानवर में रक्त नहीं पाया जाता है, तो स्पंज और हाइड्रा में। ठीक है, अब से स्पंज और हाइड्रा में क्या होता है कि रक्त नहीं पाया जाता है, याद रख लेना। ठीक है, इनमें कोई परिसंचरण तत्व नहीं पाया जाता है। जिस जल में वो रहते हैं वह उनके शरीर में प्रवेश करके अपनी भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान जल की तरह जरूरत नहीं होती है बच्चों। देखो, रक्त का काम क्या है, इंपॉर्टेंट है कि रक्त का कार्य क्या है। रक्त क्या करता है, परिसंचरण करता है, हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है। और जो हमारे शरीर के जो जितने भी अंग होते हैं उसको क्या करता है कि मजबूती प्रदान करता है। उसको क्या होता है कि उसमें खून प्रोवाइड करता है, जिसमें बहुत सारे विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह मिली होती हैं, जिससे हमारे शरीर क्या होती है कि सड़ता गलता नहीं है। ठीक है, स्वच्छ रहता है। ठीक है बच्चों, तो रक्त का बस यही सा काम है कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में, देखो आपने देखा होगा कि जहाँ पे अगर मान लो कि आपका ये अंगूठा है। ठीक है, ये मान लो कि आपका पैर का अंगूठा है, मान लो कि अगर यहाँ पे अगर बहुत से जोर से लग गया तुम्हारे लोहे वगैरह से काम करते हुए, तो इसमें ब्लैक ब्लैक हो जाता है, यहाँ पे काला काला पड़ जाता है उसके अंदर, इसे कहते हैं कि थक्का। तो देखो, जब जहाँ पे रक्त नहीं रहेगा बच्चों, क्या होगा, वहाँ पे थक्का ब्लैक ब्लैक पड़ जाएगा, लेकिन जहाँ पे रक्त का संचार होगा वहाँ पे रेड रेड रहेगा। ठीक है, और जहाँ पे रक्त, देखो जहाँ पे रक्त नहीं रहेगा, बताओ क्या हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। समझ लो कि वो जो जितने मांसपेशी है वो मर जाती हैं, डेड, उसको डेड टिश्यू कहते हैं, डेड मतलब मृत्यु मांसपेशी। जहाँ पे खून रहेगा बच्चों, क्या होगा, वहाँ पे वो जो जीवित मांसपेशियाँ रहेंगी। ठीक है, जहाँ पे खून नहीं रहेगा उसे कहते हैं मृतक मांसपेशी। जैसे अगर मान लो कि किसी व्यक्ति का अगर पैर टूट जाता है या किसी का हाथ टूट जाता है और ज़िंदगी भर ठीक नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस हाथ में रक्त का संचार बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, अभिषेक, उसमें अगर देखो, अगर उसमें खून नहीं रहेगा तो हाथ काम नहीं करेगा, अगर खून आ जाएगा उसमें तो फिर क्या होगा, वो हाथ या पैर फिर से काम करने लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो रक्त का बस यही सा काम है कि वो क्या होता है कि हमारे शरीर में परिसंचरण हेतु क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, जंतुओं में उत्सर्जन। अब देखो ये पॉइंट ये वाला याद रखना कि सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता है बच्चों, स्पंज और हाइड्रा में। ठीक है,
नेक्स्ट है जंतुओं में उत्सर्जन। ठीक है, जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है, आइए हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य अपशिष्ट पदार्थों की जानकारी के बारे में जानेंगे। ठीक है, जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है। हमारे शरीर में भी तो उत्सर्जन होता है। अभिषेक, आपको बताया था ना कि श्वास के माध्यम से क्या होता है, श्वास के माध्यम से हम जो सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है कि उत्सर्जन होता है। ठीक है, और उसमें ग्लूकोज का भी निर्माण होता है। ऑक्सीजन जब आता है तो ऑक्सीजन जब हृदय में जाता है तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, कल पिछले वाले चैप्टर अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको मैंने पढ़ाया था आपसे, अगर याद नहीं है तो आपको देख लेना, रिवीजन करना। हम सभी जानते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। आपको पता है, अब से मैंने कल पार्ट 1 में पढ़ाया था कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं तो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तभी तो हम लोगों ने इसको बाहर छोड़ा। समझे, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया और हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तभी तो हम लोग बाहर छोड़ते हैं, या तो नाक के माध्यम से या तो हवा के माध्यम से। समझे, ठीक है, हवा के माध्यम से भी या नाक के माध्यम से क्या होता है, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब हम लोग हवा छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, वो और कुछ नहीं होता है। ठीक है, गैस हमारे पेट में बनता है, उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही कह रहा है कि हमारे शरीर में जितने भी, देखो यहाँ पे लिखा है अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मतलब क्या, खराब चीज़, खराब पदार्थ। ठीक है, खराब पदार्थ जैसे खाना वगैरह से कब्ज वगैरह हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, आपको पता है। ठीक इसी प्रकार आपको यह मालूम, ठीक इसी प्रकार अपचित भोजन बहिर्पेषण प्रक्रिया द्वारा शरीर मल के रूप में बाहर निकाल दी जाती है। तो देखो अपशिष्ट पदार्थ में क्या होगा कि सर आप हमारे शरीर में गंदा चीज़ क्या रहता है, तो अपशिष्ट पदार्थ में क्या होता है, एक मल हो जाता है। देखो यहाँ पे मल हो गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। देखो, तो हमारे शरीर में उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन के माध्यम से गंदी चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है। देखो, तो दो गंदी चीज़ें यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये क्या उत्सर्जन का प्रकार है, उत्सर्जन में। ठीक है, तो हमारे शरीर में जब हम लोग नाक से भी निकलते हैं और हमारे मल के रूप में भी बाहर निकल जाता है बच्चों। ठीक है, मल मतलब गंदा चीज़। ठीक है, मल मतलब क्या, बाथरूम वगैरह में जब जाते हैं हम लोग तो मल निकाल देते हैं, लैट्रिन। अब आप यह मालूम कीजिए कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर द्वारा बाहर कैसे निकाल जाते हैं, साथ ही अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आते हैं। बच्चों, तो फिर देखो, मैंने अपशिष्ट पदार्थ बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, एक मल होता है, और अन्य पता है अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से निकलते हैं, पसीने में से बाहर निकल जाते हैं। बच्चों, अन्य अपशिष्ट पदार्थ क्या लिखा है, अन्य अपशिष्ट जब गर्मी वगैरह पड़ती है तो हमारे शरीर में जितना भी वो खराब जल होता है, हमारे शरीर में जितने भी मूत्र के द्वारा भी निकाल देते हैं हम लोग। लिख लेना यहाँ पे कि अपशिष्ट पदार्थ, मैं लिखवा रहा हूँ, अपशिष्ट पदार्थ में कौन कौन सा, पहले CO2 निकालते हैं हम लोग, उसके बाद मल निकाल देते हैं, उसके बाद मूत्र के द्वारा हम लोग निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थ, उसके बाद क्या होता है कि पसीने के माध्यम से हमारे जितने भी गंदा पानी होता है वो भी निकाल देता है बच्चों। कुछ हम लोग सांस के द्वारा से निकाल देते हैं। तो देखो बच्चों, 5 प्रक्रिया मैंने 5 ही बता दिए, लिख लेना कि हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, यहाँ पे लिख लेना, ऐसा ही बनाना, देखो ऐसा ही बनाना चाहिए चित्र। अपशिष्ट पदार्थ लिख देना, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकाले जाते, कौन कौन से निकाले जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे ऐसे कर देना। सांस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हवा के माध्यम से, मल के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से। बस इतना लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। समझे, ये भी लिख सकते हो जब क्वेश्चन अगर आएगा तो, कि हमारे शरीर में उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। जब हमारे शरीर में कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मुक्त होते हैं। ज़्यादातर ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए हमारे शरीर से बाहर निकलने की जरूरत होती है। अतः सजीव द्वारा कोशिकाएं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो बच्चों देखो, उत्सर्जन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र, तो उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, उत्सर्जन, देखो यहाँ पे लिखा है कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं बच्चों। उत्सर्जन तंत्र नहीं, उत्सर्जन। ठीक है, क्या लिखा है, अपशिष्ट पदार्थ। मैंने अपशिष्ट पदार्थों को 5 अभी गिनाया था, 5 अपशिष्ट पदार्थ मैंने अभी थोड़ी देर में बताया था। ठीक है, तो हमारे शरीर में टोटल 5 अपशिष्ट पदार्थ और भी निकलते हैं, लेकिन ये मुख्य 5 अपशिष्ट पदार्थ हैं बच्चों। बहुत सारे निकलते हैं, जैसे आंसू के माध्यम से निकलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। फिर हम लोग जब नाक को छींकते हैं तो उसमें से भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, समझ ले। जब हम लोग थूकते हैं तो वो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है। जो थूकते हैं वो क्या होता है, अच्छा चलते हो ना, तो वो भी अपशिष्ट पदार्थ ही रहता है।
तो बच्चों हमारा शरीर जो है बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ को खुद निकाल देता है, ठीक है। तो मैंने ये मुख्यतः 5 दिखाए थे। तुम थूक भी कह सकते हो, जब हम तुम रोते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है बच्चों, ठीक है। जब हम लोग नहाते हैं तो क्या होता है कि हमारे नहाते हैं तो मैल वगैरह छूटता है, वो भी अपशिष्ट पदार्थ है एक प्रकार का। तो ये उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं बच्चों, ठीक है। हमारे शरीर में जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारा शरीर जो बाहर निकाल देता है अपशिष्ट पदार्थ, तो कहते हैं उसको उत्सर्जन। अब लिख देगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो आप बताने दोगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, कि हमारे शरीर में जितने भी गंदगी चीज़ होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन ये होते हैं, आपको जो 5 पॉइंट मैंने बताया था अभी, गिना देना ऐसे से 5 पॉइंट करके, ऐसे से 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट है, उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र। ये उत्सर्ज देखो, ये सब उत्सर्जन अभी जो मैंने ऊपर 5 बताया था वो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। अब एक मानव उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। उत्सर्जन एक मशीन है, आपको बताऊंगा। इसे हम लोग जैसे बाथरूम करते हैं उसको कहते हैं किडनी, ये किडनी है एक प्रकार का, ठीक है। देखो यहाँ पे ये किडनी है, ठीक है। किडनी में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो पीला पीला आपको दिख रहा है, देखो हम लोग जब पानी वगैरह पीते हैं बच्चों, तो पानी वगैरह पीते हैं तो पानी क्या होता है, पेट में जाता है, फिर पेट से ये किडनी है, ये फिल्टर है, इसको कह सकते हैं फिल्टर। फिल्टर से क्या होता है कि पानी जो छन के, ये ग्लेडर, ग्लेडर मतलब टंकी है एक प्रकार का, ठीक है। फिल्टर में जो पानी छन के यहाँ पे आ जाता है, जब यही पूरा फुल हो जाता है तो हमको टॉयलेट लगने लग जाता है, ठीक है। दिन भर इसमें छनते रहता है, दिन भर छनते रहता है। देखो छोटी छोटी पाइप है ये, पतली पतली, ठीक है। इसलिए साफ पानी पीना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जितना भी ये जो कि टंकी है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जितना भी कचड़ा पानी होता है, वो बाहर निकाल देता है इस टंकी के माध्यम से। और ये जो टंकी है, हम लोग को जब टॉयलेट लगता है तो क्या दर्द करता है और हम लोग चले जाते हैं टॉयलेट, फिर हम लोग पानी निकाल देते हैं। इसको कहते हैं, जो ये किडनी है उसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र बच्चों, ठीक है। लिख लेना, इस किडनी को कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन उत्सर्जन दूसरा चीज़ है, ठीक है। उत्सर्जन दूसरा चीज़ है। और उत्सर्जन तंत्र मतलब क्या, मशीन, समझे। उत्सर्जन तंत्र जो एक पार्ट है हमारे शरीर का, उसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र नाम दिया गया है। वो क्या है, उत्सर्जन है जो हमारे शरीर जो उत्सर्जित करती है अन्य अन्य रूपों में। आपको जो मैंने 5 भी बताया था, मल हो गया, पसीना हो गया, थूक हो गया, ठीक है, सांस हो गया और CO2 हो गया, वो सब क्या है, उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ हैं वो सब, ठीक है। और लेकिन ये क्या है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में जो मूत्र है, जो मूत्र का जो टॉयलेट है हम लोगों का, ये क्या करता है, यही जो उत्सर्जन तंत्र है इसको निकालता है। उत्सर्जन तंत्र तो इसको निकालता है टॉयलेट को। तो देखो मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र बच्चों जी, ये क्या है, एक प्रकार किडनी वाला पार्ट है, ठीक है। चलो यहाँ पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा जूम जूम करके पढ़ा दूंगा, क्या आपको अच्छा लगेगा। हमारे रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की जरूरत होती है। हमारे शरीर में रक्त से नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों कुछ अंग मिलकर शरीर से बाहर निकालते हैं बच्चों। मैं आपसे सोच रहा हूँ कि अब से ये बताना फ़ोन करके, ठीक है। जैसे ये अभी तुम पढ़ रहे हो, तो मैं थोड़ा जो पढ़ रहा हूँ थोड़ा जूम करके पढ़ा दूंगा तो आपको थोड़ा दिखेगा भी शायद। ऐसे मान लो कि छोटे छोटे में पढ़ाऊंगा तो आपको शायद दिखता नहीं होगा ऐसे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे 360 में डाउनलोड करते होगे तो थोड़ा मैं जूम कर दूंगा, यहाँ पे बीच में कर दूंगा तो आपको और दिखने लगेगा। तो हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट जितने भी पदार्थ होते हैं शरीर बाहर निकालता है, आपको पता है। इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। क्या होता है, छानने की व्यवस्था में मैंने बताया था कि जो किडनी था वो क्या था, छानने की प्रक्रिया है। वो एक मशीन है जिसे छान के वो टंकी में जमा करता है, ग्लैडर उसको कहते हैं। हमारे शरीर में रक्त से नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ को रक्त से हमारे शरीर में रक्त से नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ को कुछ अंग मिलकर शरीर से बाहर निकालते हैं बच्चों। देखो रक्त, हमारा जो ब्लड होता है उसमें नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ होते हैं बच्चों। हमारे जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजन नामक एक होता है कि विषैले पदार्थ होते हैं। वो किडनी क्या करती है, उत्सर्जन तंत्र क्या करती है, उस जो किडनी होती है वो क्या करती है, शरीर के अंगों से मिलकर करते बाहर निकालते हैं मूत्र के माध्यम से, समझे। हमारा जो शरीर है उसमें ब्लड होता है, आपको पता है। तो ब्लड में क्या होता है कि एक प्रकार का नाइट्रोजन युक्त क्या होता है, विषैले पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ होता है किसमें, हमारे ब्लड में घुला रहता है, ठीक है। और इस ब्लड है, ये जो किडनी है बच्चों की, जितने भी उस जो विषैले पदार्थ को क्या करती है, नाइट्रोजन है उसको बाहर निकाल देती है मूत्र के माध्यम से, ठीक है। तो हमारे इस एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा टॉयलेट है वो क्या है, एक प्रकार का नाइट्रोजन प्लस वाटर है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो टॉयलेट है वो क्या है, नाइट्रोजन प्लस वाटर,
उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, समझे? तो हाँ, वो क्या है, हमारा जो जो टॉयलेट है वो क्या है, एक प्रकार का नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जो ब्लड है नाइट्रोजन है, किस में घुला रहता है बच्चों? तो हमारे शरीर में ब्लड में रक्त से निकाल देता है नाइट्रोजन युक्त बाहर, कौन? किडनी। उत्सर्जन, ये अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है हमारे शरीर से, उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र बच्चों, ठीक है। मूत्र के माध्यम से जो बाहर निकालता है उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, ऐसे अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसमें उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत गुर्दा, मूत्राशय, मूत्रनली, उत्सर्जन अंग आते हैं, ठीक है। तो मैंने जो ऊपर दिखाया था, ऊपर जो 5 तत्व बताया था कि किसके माध्यम से निकलता है, वो सब क्या है? उत्सर्जन है, उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाले, उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। हमारा जो हृदय क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जन तंत्र है, गुर्दा। वो भी तो वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। हम लोग सांस लेते हैं और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो याद रख लेना एक पॉइंट जरूर, सिर्फ किडनी ही क्या है कि जो किडनी है वो सिर्फ उत्सर्जन तंत्र नहीं है, यही सिर्फ उत्सर्जन तंत्र नहीं है, याद रखना, ठीक है। हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो मशीन बाहर निकालता है, उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। जैसे गुर्दा हो गया, मूत्राशय हो गया, जो ये है मूत्राशय, मूत्रनली हो गया, ठीक है। उत्सर्जन अंग के क्या होते हैं? पार्ट हैं, जो मिलकर उत्सर्जन अंग का निर्माण करते हैं, जो व्यवस्था गुर्दों में उपस्थित होकर कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध बाहर करते हैं। तो समझ गया ना कि जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है बच्चों, उससे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। काफ़ी लंबा चैप्टर है ना, कोई बात नहीं, 1 घंटा पढ़ा देंगे। गुर्दों या वृक्क को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसको क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं जो स्त्री पुरुष में शरीर एक जैसे होते हैं, जो समान काम करते हैं। दोनों गुर्दे पेट के पिछले भाग में कमर के ऊपर सेम जैसे आकृति वाले होते हैं, जो 18.39 में दिखाया गया है। दोनों गुर्दे पेट के पिछले भाग में होते हैं, ठीक है, कमर के ऊपर सेम जैसे आकृति वाले होते हैं, जो 18.9 में दिखाया गया है। देखो सेम आपने देखा है ना, सेम, ये देखो सेम की तरह नहीं लग रहा है, ये क्या है? गुर्दे हैं। इंग्लिश में देखो इसको किडनी कहते हैं, किडनी, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? गुर्दा, ठीक है। देखो ये किडनी है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुर्दा। देखो एक चीज़ दिख रहा होगा इसमें तुमको बच्चों, एक चीज़ दिख रहा होगा, मैंने पढ़ाया था। देखो इसमें 2 पाइप दिख रही है, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की। तो मैंने क्या बताया था उस दिन? जो रेड कलर की क्या है? धमनी है, देखो यहाँ पे। और जो ब्लू क्या है? सिरा है। कल वाले पार्ट में बताया था कि जो हमारे शरीर में जो ब्लू ब्लू जो है, ये क्या है? धमनी का कार्य क्या है? धमनी, यहाँ पे धमनी क्या कर रही है बताओ? हृदय से पूरे पार्ट में जो खून पहुंचाता है उसे धमनी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो धमनी है बच्चों, हृदय, इसमें गुर्दा में भी क्या होती है? खून पहुंचाती है। और खून जब पहुंचाती है तो उसमें नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं? जो विषैले पदार्थ होते हैं, वही छान कर ये मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देती है, समझे? तो देखो यहाँ पे दिया गया है। और सिराएं भी हैं, और जितने भी जो अच्छे पदार्थ होते हैं, जो अच्छे खून होते हैं, सिराएं क्या करती है? फिर से उनको क्या करती है? हृदय में लेकर चली जाती है। तो देखो यहाँ पे 2, ये जो रेड वाला है वो धमनी है, कल मैंने बताया था। और ये ब्लू वाला क्या है? सिरा है। और सिरा और धमनी का क्या आपका जो कार्य है, आपको पता है कि क्या क्या कार्य है, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 18 जब रक्त दोनों गुर्दे में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों पदार्थ होते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब रक्त दोनों गुर्दे में पहुंचता है। अब रक्त दोनों गुर्दे में कौन पहुंचाता होगा बताओ, लॉजिक से बताओ। जो रक्त है दोनों गुर्दे, ये आपको जो रेड रेड जो दिख रहा है सेम की तरह यहाँ पे, वो 2 गुर्दा है, किडनी है। तो इनमें खून कौन पहुंचाता होगा बताओ? भाई सिंपल सा भाई, ये धमनी पहुंचाता होगा। देखो ये धमनी पहुंचा रहा है रेड वाली। मैंने क्या बताया था? जो हृदय से पूरे शरीर में खून पहुंचाए उसे धमनी कहते हैं। तो हृदय कहाँ पे है? हृदय तो भाई यहाँ पे है, ये पूरे दिल के पास हृदय है। और देखो ये खून पहुंचा रहा है कि नहीं? पूरे पार्ट में, इस पूरे हाथ वगैरह, पैर वगैरह सब में पहुंचाएगा, उसे धमनी कहते हैं, ठीक है। देखो हृदय, ये है, हृदय से जो सब पार्ट में पहुंचाए उसे कहते हैं धमनी। लेकिन जब वही जो सिरा किसे कहते हैं? जब पूरे शरीर से खून जो है हृदय में पहुंचाए। फिर से देखो ये इसका तीर देखो कहाँ पे है, ये हृदय है, खून इधर जा रहा है, इधर इस तरफ जा रहा है।
जो पूरे शरीर से खून जो है हृदय पहुंचाए उसे कहते हैं सिरा, और जो पूरे हृदय से खून जो है पूरे शरीर में पहुंचाए उसे कहते हैं धमनी। तो वही कह रहा है देखो यहाँ पे, जब रक्त दोनों गुर्दे में जब रक्त दोनों गुर्दे में पहुंचता है, कौन पहुंचाता होगा? धमनी पहुंचाता होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसमें उपयोगी और हानिकारक पदार्थ दोनों ही प्रकार के क्या लिखा है, प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था कि गुर्दा का काम क्या है, कि रक्त में क्या होता है, नाइट्रोजन संबंधी क्या होते हैं, रक्त में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं कि विषैले पदार्थ होते हैं। तो गुर्दा में जब हमारे गुर्दा में जब खून पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को क्या करता है वो बच्चों, क्या करता है, पुनः जो है रक्त में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, हमारे शरीर में जब हम लोग, हमारे शरीर के अंदर जैसे रक्त होता है तो रक्त में नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं, विषैले पदार्थ मिले होते हैं। तो विषैले तो क्या करते हैं, एक हानिकारक होता है और एक लाभदायक होता है भाई, सिंपल सा बात है। तो जो हानिकारक होता है बच्चों क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ होते हैं, और जब लाभदायक होता है उसको क्या करता है कि खून में बदल देता है। ठीक है, और जो हानिकारक होता है कौन, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, उसका करते हैं उसको शरीर से मूत्र के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में अलग कर दिए जाते हैं। समझे, मतलब क्या है, ये अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। और जो अच्छे हानिकारक जो उपयोगी है बच्चों, उसका गुर्दा क्या करता है, फिर उसको ब्लड में बना देता है, खून में बना देता है, तब्दील कर देता है। गुर्दों में मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्रालय पेशाब की थैली में जाता है बच्चों। ठीक है, इसे ग्लैडर कहते हैं, देखो इंग्लिश में पेशाब की, इसको हिंदी में थैली कहते हैं, पेशाब की थैली। ठीक है, फिर से बता दूं, देखो जब इसमें मान लो कि खून आता होगा तो इसमें हानिकारक पदार्थ होगा, एक लाभदायक पदार्थ होगा। एस से हानिकारक, एल से लाभदायक। जो हानिकारक पदार्थ है बच्चों क्या करता है कि हानिकारक पदार्थ को पेशाब की थैली में पहुंचा देता है, उसको फिर पेशाब की थैली में से पहुंचा के फिर बाहर निकाल देता है पेशाब के द्वारा। और जो लाभदायक होता है बच्चों फिर से क्या करता है, उसको फिर से ब्लड बना देता है गुर्दा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुर्दा है हमारे शरीर में उत्सर्जन का कार्य कर रही है। और उत्सर्जन किसे कहते हैं, जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाले उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो ये एक प्रकार क्या है, उत्सर्जन तंत्र है बच्चों। ठीक है, आई होप समझ में आपसे आ रहा होगा। ठीक है, समझ में क्यों नहीं आएगा यार, मैं पढ़ाऊंगा तो। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसको बाहर निकाल देता है। और मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जो मूत्र रंध्र कहते हैं, जिसे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इतना जानने की कोशिश मत करो, सिंपल सा मतलब है कि जब आपको पेशाब की थैली में जो पानी आता है उसको जब टॉयलेट लगता है तो हम लोग बाहर निकाल देते हैं स्वयं जाके। ठीक है, मूत्र में 95% क्या होता है, जल होता है, 2% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बच्चों। तो ये देखो मूत्र जो टॉयलेट है हमारा उसमें क्या होता है, 95% तो जल ही होता है, 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है, और 2.5% क्या होता है, अन्य उत्पाद होते हैं बच्चों। ठीक है, यूरिया नाइट्रोजन युक्त विषैला पदार्थ है। देखो जो 2.5 यूरिया है यही तो इसको नाइट्रोजन है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन युक्त जो ब्लड में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वही क्या होता है, मूत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो 95% तो इसमें जल होता है जो हम लोग पीते हैं, और 2.5% क्या होता है, उसमें यूरिया होता है बच्चों, वही किडनी जो बाहर निकालती है बच्चों। ठीक है, और 2.5% क्या होता है कि अन्य जल होते हैं, अब अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसका शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, शरीर में पानी और नमक की सामान्य मात्रा बनाए रखना और रक्त को छानकर मूत्र को तथा हानिकारक तत्वों को अलग करना और मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना जहां से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है बच्चों। ठीक है, तो यही क्या है, गुर्दे का मेन काम यही है कि हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालना। ठीक है बच्चों, जो हम लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं उसमें क्या अपशिष्ट पदार्थ है, जिसमें क्या होता है कि 2.5% यूरिया होता है, 2.5% क्या होता है कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और इसमें 95% क्या होता है कि जल होता है। ठीक है, उसमें मिले होते हैं, और वो क्या करता है, जो हमारा किडनी होता है, गुर्दा होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र अभी हम लोगों ने ऊपर अभी उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था कि उत्सर्जन तंत्र कौन कौन सा होता है। तो हम लोगों ने पहला उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया, कौन सा, किडनी। तो ये पहला उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, अभी हम लोग और पढ़ेंगे, त्वचा पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया था कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, जो वह तंत्र जो हमारे शरीर से
अन्य अपशिष्ट पदार्थों को या कचड़ों को बाहर निकालता है उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो पहला उत्सर्जन तंत्र कौन सा है? किडनी। आपको याद रखना है किडनी का कार्य क्या है, आपको मैंने बता दिया। अब चलो हम लोग दूसरा उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं। देखो दूसरा उत्सर्जन क्या है, यहाँ पे लिखा है त्वचा। त्वचा क्या करता है बच्चों? मैंने बताया था कि त्वचा जो है हमारे शरीर में जितने पसीने होते हैं वो बाहर निकाल देता है। तो भी क्या है, एक प्रकार का दूसरा उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, और उत्सर्जन तंत्र आपको समझ में आ गया कि उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, जो कचड़ा को बाहर निकालता है। कचड़ा मैंने ऊपर बताया था कि 5 प्रकार के, बहुत प्रकार का कचड़ा होते हैं। आंसू हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, अन्य प्रकार का कचड़ा हो गया, मल हो गया। तो त्वचा हो गया बच्चों, ये नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट उत्सर्जन तंत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्सर्जन तंत्र के नाम बताओ तो बता दोगे ना कि पहले किडनी होता है भाई, फिर त्वचा होता है। और अगर कोई पूछेगा कि उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं और उत्सर्जन तंत्र के कार्य क्या होते हैं, तो ये भी लिख सकते हो आप। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं आपको बता देना है कि हमारे शरीर से जो कचरा बाहर निकलता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और अन्य अन्य के नाम बता देना, यही किडनी बता देना, पहले किडनी के कार्य क्या है, फिर त्वचा बता देना। तो त्वचा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, फिर अभी और पढ़ाऊंगा तो आगे उसको बता देना। तो त्वचा हमारे शरीर, पूरे शरीर में फैली हुई सबसे बड़ी संरचना है जिससे मुख्य कार्य हमारे शरीर से तापमान को नियंत्रित करता है। तो त्वचा का कार्य क्या है बच्चों? हमारे शरीर में जो टेम्परेचर को कौन सा मेंटेनेंस करता है, तो त्वचा करता है। हमारे शरीर में जितना ताप होता है, टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर त्वचा होता है क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, उसको नियंत्रित रखता है। त्वचा की निचली परत पर श्वेत ग्रंथियां होती हैं जिससे हम पसीना आता है। तो त्वचा की निचली परत पर श्वेत ग्रंथियां होती हैं। श्वेत मतलब क्या? पसीना वाली ग्रंथि, जिससे क्या होता है कि पसीना बाहर निकलता है। श्वेत में जल और लवण होते हैं। श्वेत, देखो यहाँ पे श्वेत का मतलब क्या? श्वेत का अर्थ होता है पसीना। ठीक है, तो श्वेत में क्या होता है? जल और लवण होते हैं। अगर आपने कभी पसीना टेस्ट किया होगा तो उसमें क्या होता है कि नमकीन होता है। क्यों? कि उसमें पसीना कैसे बनता है? पसीना जल प्लस नमक या लवण कह सकते हैं। जल प्लस जब नमक मिला देंगे तो जो पानी बनता है उसको कहते हैं पसीना। हमारे शरीर में जल है और जब हम लोग नमक खाते हैं तो जब वो मिलता है, जब वो मिलता है पानी और जल नमक, तो जब बाहर निकलता है उसे कहते हैं पसीना। आपने कभी देखा होगा जल और नमक मिला के टेस्ट करना, सेम पसीने की तरह लगेगा। हम देखते हैं गर्मियों के दिन में प्रायः पसीने के कारण रंगीन कपड़े में धब्बे लगते हैं। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारा कोई मतलब कपड़ा है और कपड़ा में क्या होता है, धब्बा पड़ जाता है सफ़ेद सफ़ेद। वो क्या है? एक प्रकार का नमक है जो पानी में घुला रहता है हमारे शरीर में, पसीने में। और पसीने में जब घुला रहता है तो क्या होता है, कपड़ा पे क्या होता है कि चिपक जाता है। तो ठीक है, तो याद रखना बच्चों। और श्वेत ग्रंथि क्या होती है? निचली परत में होती है, त्वचा की निचली। अब एग्जाम में पूछ देगा कि हमारे शरीर में जो श्वेत ग्रंथियाँ है त्वचा की ऊपरी परत में होती है, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा भाई। त्वचा की निचली, अरे भाई सिंपल सा लॉजिक, मान लो कि आपका हाथ है ये, ठीक है, आपसे कहा तो क्या ये श्वेत ग्रंथि पसीना ऊपर से यहाँ से निकलती है कि पसीना आपको इस मांस से निकलता है और मांस के अंदर से ना आता है, तो समझ लो कि नीचे से निकलती है। जो पसीना है आपके हाथ के ऊपर से थोड़ा ना आता है, आपके हाथ के अंदर से आता है। तो कहाँ रहेगी? वो निचली परत में तो रहेगी। तो त्वचा की निचली परत में क्या होती है? श्वेत ग्रंथि, मतलब पसीने वाली ग्रंथि होती है जिसके माध्यम से पसीना बाहर निकलता है। ठीक है, तो दूसरी ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? त्वचा। ये क्या है? दूसरी उत्सर्जन ग्रंथि। पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या? उत्सर्जन किडनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। दूसरी उत्सर्जन त्वचा पढ़ लिया। चलो तीसरी पढ़ते हैं। तीसरी क्या है? ठीक है, 2 उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया मैंने। ठीक है, हम लोगों ने मैंने 2 उत्सर्जन तंत्र पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ा रहा हूँ। जिस प्रकार मिट्टी के घड़ों में छिद्रों से रिसकर पानी बाहर उनकी सतहों पर वाष्पित होता है और घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाने में सहायक होता है बच्चों। देखो पसीना जब निकलता है, पसीना क्या करता है? गर्म होता है एक प्रकार का। जब हमारे शरीर से बाहर, जब हमारे शरीर से पानी, जब जैसे मान लो हमारे शरीर को, अभी सर आपने बताया, आप कह सकते हैं कि सर जो ये त्वचा है हमारे शरीर को ताप से कैसे नियंत्रित करता है, हमारे शरीर को ठंडा कैसे रखता है त्वचा। बच्चों सोचो, हमारे जैसे मान लो कि अब से एक बॉडी है तुम्हारा, जैसे मान लो कि ये कोई चंपू है, ये मान लो कि कोई, अरे यार कैसे बनाऊँ, मान लो कि कोई चिंटू है, ठीक है, ये कोई चिंटू है, ठीक है। तो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे लिखा तापमान को, यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है बच्चों। तो जो पसीना होता है हमारे शरीर को क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। तो मान लो कैसे करता है,
मान लो कि ये चिंटू है कोई, ठीक है, चिंटू नाम का कोई लड़का है, और ये मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये दूध है, इसमें गर्म दूध है इसमें। तो गर्म दूध ठंडा कैसे होता है? जब अंदर से गुप्त ऊष्मा जो होती है बाहर बच्चों निकल जाती है कुछ देर के बाद, जब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जब अंदर से गुप्त ऊष्मा बाहर निकल जाती है तो क्या होता है कि वो क्या होता है कि ये दूध क्या होता है, ठंडा हो जाता है। मान लो कि दूध अपने उबाल दिया, कुछ देर के बाद देखे 10 मिनट 15 मिनट के बाद देखना हो कि इसमें से गैस निकल जाती है सभी, ऐसे उतारते उतारते अगर हाथ डालें तो आपका हाथ जल जाएगा उसमें। लेकिन जब बाहर 10 मिनट छोड़ देते हैं तो क्या होगी, जितने भी गुप्त उष्मा होती है वो बाहर निकल जाती है और ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारा पसीने जब अंदर होता है तो वो गर्म होती है बच्चों, और वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है गुप्त उष्मा के रूप में। ठीक है, आप कभी हाथ छू के देखना अपना कि कहते हैं गर्म है, बहुत ही गर्म है। इसका मतलब क्या कि अंदर जो है जो पसीना वो क्या एक प्रकार का गर्म है, और जब वो बाहर निकल जाती है तो हमारा शरीर उसी प्रकार ठंडा हो जाता है जैसे ये दूध ठंडा हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कैसे होता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो शरीर है, हमारा यहाँ पे लिखा भी है, हमारा जो शरीर है तापमान को नियंत्रित करता है बच्चों। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया नहीं है, मैंने अपने से बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस। नेक्स्ट उत्सर्जन तंत्र क्या है, 3 डायलिसिस। मैंने बहुत सारे बताया था अभी कि उत्सर्जन क्या होते हैं, तो अभी उत्सर्जन तंत्र हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पहला उत्सर्जन तंत्र क्या पढ़ा था, किडनी, दूसरा पढ़ा था त्वचा, और तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग डायलिसिस। ठीक है, इन तीनों के काम क्या है, हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कचरा होते हैं, उसको बाहर निकालना। मूत्र भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, पसीना भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, और डायलिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, गुर्दा भी कह सकते हैं, गुर्दा क्या है, एक प्रकार का वो भी उत्सर्जन तंत्र है, जो हमारे शरीर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकालता है, कह सकते हैं ना आप। मैंने तो क्योंकि पढ़ाया था गुर्दा, इसमें क्योंकि एग्जाम्पल कम दिया गया है, डायलिसिस के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा शायद, देखो खत्म हो गया चैप्टर। तो गुर्दा भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, जो हमारे नाक के माध्यम से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अपशिष्ट पदार्थ है, कचरा है, वो बाहर निकाल देता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर देता है, जो किडनी है बच्चों, कभी कभी किसी किसी व्यक्ति की जो किडनी है काम करना बंद कर देता है। सोचो यार, किसी व्यक्ति का जब किडनी खराब हो जाता है तो कैसे काम करता होगा। किसी किसी व्यक्ति की किडनी खराब अगर काम खराब हो जाता है तो कैसे उसके शरीर में जो नाइट्रोजन जो है बाहर कैसे निकलेगा, समझे। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कभी किसी किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर देता है, ऐसे किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। अगर आपको चोट लग गया या कभी कुछ हो गया, आपको अंदर चोट लग गया, तो क्या होता है कि ऐसे ये जो है आपका वृक्क क्या होता है, काम करना बंद कर सकता है बच्चों। ठीक है, भगवान का ना करे किसी का हो। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त, लेकिन ये बात है बच्चों, अगर एक वृक्क खराब हो जाए तो दूसरी वृक्क काम करती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक वृक्क खराब हो जाती है तो अच्छी दोनों दोनों खराब हो जाएगी, नहीं, एक वृक्क अगर खराब हो जाता है तो एक काम करेगी, एक बंद हो जाता है तो एक काम कर सकती है। ठीक है, वृक्क को निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त के अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है बच्चों। जब वृक्क खराब हो जाता है, आपको बताओ वृक्क का कार्य क्या है, वृक्क का कार्य क्या है कि हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन संबंधित जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकालता है। लेकिन जब वृक्क खराब हो जाएगा, निष्क्रिय निष्क्रिय मतलब क्या, काम करना बंद कर देना। जब निष्क्रिय हो जाएगा तो क्या करता है कि उसके शरीर में जो रक्त होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, बताओ। जब वृक्क काम करना बंद कर देगा, मशीनें करना बंद कर देगा, तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें अपशिष्ट पदार्थ मतलब नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझे भाई। वृक्क जब सही रहेगा तभी तो नाइट्रोजन बाहर निकालेगा वृक्क, और लेकिन जब कामें करना बंद कर देगा तो हमारे शरीर में जितने भी जो खून है उसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति के अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब होता है तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति की जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके शरीर में क्या होता है कि नाइट्रोजन बढ़ जाता है बच्चों, किसमें, ब्लड में, खून में। अतः यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियंत्रित रूप में छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है तो उसकी ज़िंदगी बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन जो साइंटिस्ट है बच्चों, साइंटिस्ट ने तो बहुत सारी चीज़ कर लिया, लेकिन क्या होता है कि कृत्रिम आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी मतलब क्या होता है कि बनावटी, मतलब मानव से जो बनाया, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, अगर वो लगा दिया जाता है बच्चों तो क्या होता है कि वो उसके शरीर में फिर से रक्त को छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जा सकता है, जिससे क्या होगा, उस व्यक्ति की ज़िंदगी बढ़ सकती है। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को अपोहन डायलिसिस कहते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, विधि को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। तो आप समझ गए कि डायलिसिस कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों की, हमारा ये वरदान है एक प्रकार का, हमारे साइंटिस्टों के द्वारा क्या है, ये वरदान है। मान लो कि जिस व्यक्ति का अगर किडनी खराब होता है तो ये क्या है, डायलिसिस, लेकिन बहुत ही अरबों में भी आता होगा मेरे हिसाब से भाई, किडनी कितनी सस्ती नहीं होती है। ठीक है, गरीब लोगों के लिए क्या है, ये वरदान नहीं है, ये अमीर लोगों के लिए वरदान है।
तो इस प्रक्रिया क्या करते हैं, डायलिसिस किसे कहते हैं बताओ? जब कृत्रिम किडनी लगा के जब कृत्रिम किडनी लगा के हमारे शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं बच्चों। आपको मैंने बता दिया इसमें क्या होता है, कृत्रिम। डायलिसिस मतलब क्या, जब वृक्क खराब हो जाता है तो उसमें डायलिसिस मतलब एक सिस्टम होता होगा। क्या होता है कि उसको जब लगा के हमारे शरीर में जितने भी जो जो वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है। शिक्षक ने बताया कि हमारे शरीर में अंगों को हिलाने डुलाने का मांसपेशियां करती हैं, चाहे आंखों के पलकों या फिर पैरों की उंगलियां या घोड़ों का कान, किसी भी जीव का कोई भी अंग बिना मांसपेशियों के नहीं हिल सकता। परंतु मांसपेशियां तब तक काम नहीं कर पाती जब तक उन्हें लगातार रक्त ना मिलता रहे। मैंने ऊपर बताया था कि जब तक व्यक्ति को जब तक मांसपेशियों को रक्त ना मिले तो क्या होता है कि मांसपेशियां उसकी काम नहीं करती हैं। ठीक है। उनमें तंत्रिकाओं का जाल ना बिछा हो। इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा मांसपेशियों को संदेश मिलता है उन्हें सिकुड़ना है या फैलना, या दाएं मुड़ना है या बाएं। तो जो हमारा शरीर है इधर उधर कैसे हिलता है, मांसपेशियों के कारण। जैसे मैं हिला रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में क्या होता है कि ब्लड फैला होता है, और वो ब्लड क्या होता है, संदेश देता है कि ये करो ये करो। ठीक है। यही कारण है कि जब हम लगातार किसी असुविधाजनक स्थिति में बैठे या लेटे रहते हैं तो हमारे हाथ या पैर कुछ समय तक दब जाते हैं और उस भाग में रक्त के बहाव में रुकावट पैदा होती है, और उस रुकावट का नतीजा ये होता है कि उस समय अंगों की पेशियां और तंत्रिकाओं को ऑक्सीजन और पोषयुक्त रक्त नहीं मिलता या कम मिलता है। तो वही देखता होगा झिनझिनी कैसे होती है बच्चों, हम लोग कहते हैं झिनझिनी। झिनझिनी कैसे होती है, जब हम लगातार बैठे रहते हैं या लगातार एक ही स्थिति में पैर मोड़ के बैठते हैं तो क्या होता है कि उसमें उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन उस भाग में नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन युक्त जो होता है रक्त नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उसमें झिनझिनी उत्पन्न होती है। फिर हम लोग खड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ठीक हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर से क्या होता है कि रक्त का प्रवाह या संचार होने लगता है। इसी प्रकार एक ही तरह से बैठना नहीं चाहिए, चलना चाहिए हमेशा। ठीक है। तो समझ गए। हमारा क्या होता है कि अंग क्या करता है, काम करना बंद कर देता है उस समय जब हम लोग एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, या एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो हमारा पैर या कहीं हाथ में झिनझिनी वगैरह हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस पार्ट में जहाँ पे झिनझिनी हो रहा है उसमें ऑक्सीजन युक्त क्या होता है, रक्त नहीं पहुँचती है, जिसके माध्यम से वहाँ पे झिनझिनी होती है। फिर हम लोग खड़े वगैरह होते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में तंत्रिकाएं अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं, फलतः वे ना तो बाहर से संवेदना ग्रहण कर सकती है और ना ही पेशी तक संदेश पहुंचा सकती है। अंगों को हिला डुला सकती है। इसी से हम बोलचाल की भाषा को सुन्न हो जाना भी कह सकते हैं, झिनझिनी भी कह सकते हैं, कि सुन्न हो जाना है, झिन्न हो जाना। समझ गए। तो आई होप बच्चों आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है। ये कुछ नए शब्द हैं। सर्कुलेशन परिसंचरण, रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स, फेफड़ा का लंग्स, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन कहते हैं, उत्सर्जन को एक्सट्रेशन कहते हैं, छोटी हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, कोशिका को सेल, लाल वर्णों को रेड पिगमेंट, रोगाणु को बैक्टीरिया, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स, धमनी को आरटीएस कहते हैं। ठीक है। ये सब याद करना है यार अब से। हार्ट को हार्ट, मध्य उंगली को मिडिल फिंगर, अलिंद को यूरिकल नब्ज को पल्स, विषाक्त को पॉइजनस, मूत्रालय को यूरिनरी ब्लैडर, देखो यहाँ पे लिखा है यूरिनरी ब्लैडर, जिसे मूत्राशय जमा होता है, अक्रिय को इनएक्टिव। ठीक है। सीरा को वेन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों, अपशिष्ट पदार्थ को वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन को श्वेत रक्त को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, तर्जनी को रिंग फिंगर कहते हैं, प्रत्यास्थ को इलास्टिक कहते हैं, नीलय को वेंट्रिकल कहते हैं, हृदय स्पंदन को कहते हैं हार्ट बीट, किडनी को किडनी, संक्रमण को इन्फेक्शन कहते हैं, कृत्रिम को आर्टिफिशियल कहते हैं। मैं आपको बताया था किडनी कृत्रिम क्या है, कृत्रिम किस तत्व में आया था बताओ, डायग्नोसिस वाले पार्ट में आया था कि जहाँ पे जब किडनी खराब हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि कृत्रिम डायग्नोसिस या कृत्रिम किडनी लगा क्या होता है कि फिर से काम चालू कर दिया जाता है, और मांसपेशी मसल्स कहते हैं। तो आपको बच्चों चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है। ये पढ़ लेना हमने क्या सीखा, मैंने पूरा दम डिटेल से पढ़ाने की कोशिश किया, तो आप खुद पढ़ लेना। ठीक है। तो ये चलो ये पढ़ लेते हैं थोड़ा। रक्त, चलो मैं देखूंगा, आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है। मैं रक्त वह द्रव्य है जो जंतु, अब अपने से बनाने की कोशिश करना है इसके। रक्त वह द्रव्य है जो जंतुओं के रक्त वह द्रव्य है जो जंतुओं के किस भाग में प्रभावित होता है बच्चों, बताओ। रक्त वाहिनियों से, कोशिकाओं में, ऊतकों में, या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त वह द्रव्य है जो जंतुओं के किस भाग में प्रभावित होता है। तो सिंपल सा भाई क्वेश्चन है, जो रक्त वह द्रव्य जो जंतुओं के किस भाग में प्रभावित होता है बच्चों, बताओ। जो रक्त किस में प्रभावित होता है बच्चों, रक्त वाहिनियों में ना, मैं बताया तो था रक्त वाहिनियों में। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है, बताओ। तो हीमोग्लोबिन के कारण इसमें होता है बच्चों। ठीक है।
जो रेड रेड जो दिखाया था धमनिया में, वो लाल किसी कारण है? हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन के कारण। रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, किसमें? आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। रक्त का थक्का बना किस कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है बच्चों, बताओ? प्लेटलेट्स के कारण, ठीक है, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स तो आया नहीं था इसमें, प्लेटलेट्स कहाँ आया था इसमें, लेकिन तभी पूछा है, कोई बात नहीं। विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन कितनी करती है? विश्राम की अवस्था में मतलब 82 बार, 72 से 82 बार कह सकते हैं इसको, या 72 ही लिख लीजिए, 72 जब ऑप्शन है तो 72 ही बड़ी करिए, ठीक है, विश्राम की अवस्था में 72 बार। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। प्लेटलेट्स नहीं आया था ना, तो प्लेटलेट्स क्या होता है देखो मैं बता दे रहा हूँ। रक्त का जब रक्त जमने लगता है, ठीक है, किसके कारण? प्लेटलेट्स की कमी के कारण। ठीक है, रक्त का जो थक्का बनता है तो प्लेटलेट्स के कारण बनता है बच्चों, ठीक है, प्लेटलेट्स जब रहते हैं तो रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये सब क्या करता है, ये सब मेरे को लग रहा है कर लेना, ये बता दूं। चलो पहले ये कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर पहले कर लेते हैं। सही उत्तर, चलो सही उत्तर करते हैं पहले। हमारा हृदय 4 कोष्ठकों बटा होता है, क्या होता है? सही हो जाएगा। गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है, क्या गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है? भाई गलत हो जाएगा। गुर्दे की ये जो गुर्दे की आकृति, ये गेंद जैसी है, ऐसे गुर्दा रहता है आम जैसा। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको मैंने पर बताया था कि क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन क्या होता है कि रक्त नहीं होता है। धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध होती है, धमनियाँ जो है ऑक्सीजन समृद्ध होती है, बता आपसे गलती है कि सही है? मतलब कह रहा है कि जो धमनियाँ हैं ऑक्सीजन से समृद्ध होती हैं, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा, चलो दिखा दूँ क्या दूँ मैं? देखो मैंने बताया तो था, धमनियाँ जो हैं ऑक्सीजन लेके जाती हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो उसमें ऑक्सीजन, धमनियाँ जो हैं ऑक्सीजन समृद्ध धमनी है। देखो मैंने बताया तो था यार, जो धमनियाँ हैं ऑक्सीजन लेके जाती हैं, और ऑक्सीजन में क्या मिला होता है? धमनियाँ में जब खून, धमनियाँ क्या करती हैं? खून को लेके जाती हैं, और खून में क्या मिला होता है? ऑक्सीजन नहीं मिला होता है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर गलती बताओगे तो मारूंगा वहीं पे आकर तुमको। ठीक है, सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती हैं, जो सिरा होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है। कह रहा है कि सिरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है सिरा में, बताओ सही है गलती है? सही। क्या होते गलत है ये? सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, समझे? सी- ऑक्सीजन, धमनियाँ किस में होती हैं? धमनियाँ किस में कहती हैं बच्चों, बताओ? धमनियाँ जो है ऑक्सीजन लेके जाती हैं, और जो सिराएं हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती हैं, आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो सिरा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। धमनिया में क्या होता है? ऑक्सीजन। अब चलो ये करो, धमनी और सिरा क्या है? ये रक्त वाहिनियाँ हैं, देखो रक्त वाहिनियाँ हैं। एक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसका एक हो जाएगा, ठीक है, एक का 5, एक का 5, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ क्या है? धड़कन मापक, रक्त परिसंचरण तत्व, रक्त को छानने की विधि। रक्त को छानने की विधि क्या है? अपशिष्ट पदार्थ क्या है? यूरिया लवण। यूरिया लवण क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। स्टेथोस्कोप धड़कन मापने की यंत्र है। डायलिसियस रक्त को छानने की विधि है, डायलिसियस। किडनी जो है रक्त छानने की, विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? रक्त परिसंचरण की खोज की थी। और धमनी क्या है? ये है। और अपशिष्ट पदार्थ ये है। अपशिष्ट पदार्थ भाई यूरिया लवण नहीं है अपशिष्ट पदार्थ, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आपसे इसका। अब हम ये पढ़ लिए। अब चलो ये थोड़ा ये भी कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। वे रक्त वाहिनी जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर में सभी भागों में ले जाती है, उसको क्या कहते हैं भाई, बताओ आपसे? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा नहीं, नहीं तो बहुत मारूंगा अगर नहीं बताओगे तो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। वे रक्त वाहिनी जो कार्बन डाइऑक्साइड को सभी भागों में ले जाती है, उसको क्या कहते हैं? ये भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल लफ्ज़, एक मैंने बताया था, कितनी बार बताया था अभी ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स अभी ऊपर भी बताया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसको बताना। डॉक्टर हृदय धड़कन मापने के लिए क्या, कौन सा इस्तेमाल करता है यंत्र, ये आपको बताना है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया कौन सी है, बताओ? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है? देखो यहाँ पे अभी इसका आंसर दिया था मैंने, देखो यहाँ पे डायलिसिस क्या है? रक्त को छानने की विधि है, रक्त को छानने की विधि डायलिसिस है। लेकिन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने कौन है? उत्सर्जन, उत्सर्जन विधि है ना, उत्सर्जन। हमारे शरीर में लगभग 10 लीटर रक्त होता है, कितना? तो 5 से 7 लीटर, ठीक है, लिख लेना। 5 से 7 लीटर खून होता है हमारे शरीर में।
अब क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन दिया है कि नहीं। अब इसको आंसर तुमको सब देख देना है। धमनी किसे कहते हैं भाई, इसका क्या कार्य है बताएं। धमनी कितने प्रकार होते हैं बच्चों, ये भी लिख लेना, ठीक है। धमनी किसे कहते हैं, इसके प्रकार और इसके कार्य क्या है, 3 क्वेश्चन लिखना है। धमनी किसे कहते हैं ये को बहुत अच्छे से बताया था। धमनी के कार्य क्या है ये भी लिख लेना, और धमनी के कार्य क्या है बच्चों, ठीक है, बताना है आपको। 3 क्वेश्चन इसमें, धमनी किसे कहते हैं, धमनी के कार्य क्या है, और धमनी किसे कहते हैं, ठीक है। धमनी कितने प्रकार के होते हैं ये भी। शरीर सिरा को परिभाषित कीजिए, ये धमनी से कैसे भिन्न है, तो ये भी बताया था कि सिरा कैसे, बहुत ही डिटेल से। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ क्या है, ये तो बहुत ही अच्छे से बताया था। ये हमारे शरीर में को बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंगों के नाम बताएं। तो हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बहुत सारे मैंने आपको बताया था, 5-6 बताया था, लेकिन 3 कौन कौन से हैं। उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से हैं बच्चों बताओ। एक हो गया उत्सर्जन तंत्र, लिख लेना किडनी। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस लिख देना। और तीसरा क्या है, त्वचा। त्वचा, ठीक है। ये 3 चीज़ बताया था मैंने, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाली चीज़। नेक्स्ट, हृदय स्पंदन से आप क्या समझते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति को हृदय स्पंदन की संख्या बताएं। तो स्वस्थ व्यक्ति की हृदय स्पंदन कितना होता है, 72 से भाई 82, 72 से 80 होता है, ठीक है, याद रख लेना। और हार्ट बीट किसे कहते हैं, जब हमारे शरीर में क्या होता है कि जब हृदय की जो गति होती है, या हृदय जब स्पंद करता है, ठीक है, जब हृदय क्या होती है ऊपर नीचे, मतलब वो कंपन करती है, जब हमारा हृदय जो है कंपन करता है तो उसे कहते हैं हृदय स्पंद कहते हैं बच्चों, ठीक है। और इसकी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, 72 से 80 बार होती है। तो आई होप मैंने टोटल एकदम चैप्टर को फिनिश कर दिया, खल्लास कर दिया, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि जो चैप्टर छूटे हैं साइंस में, कुछ चैप्टर छोड़े हैं मैंने, अब उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। शायद चैप्टर नंबर 10 है कि चैप्टर नंबर 12 है, 2 चैप्टर छोटे हैं, उसका मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 18 ये पार्ट 2 था, कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, ठीक है, रिवीजन करो। और पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों देखना, ठीक है। जो व्यक्ति जो पार्ट 1 देख रहा है वो बहुत अच्छा, और पार्ट 2 भी देख रहा है बहुत अच्छा, ठीक है। पार्ट 2 कोई नहीं दिखेगा, पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 पे जंप करो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जाए। अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने। ऑल द बेस्ट।